नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो 11 जून 2025 को BD 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का एग्जाम हुआ था, उसका आंसर की देखेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को सही आंसर की देखने का मौका मिल सके। तो आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। कोशिश किया गया है कि सारे प्रश्न सही हों। हो सकता है एक आध दो प्रश्न ऐसे यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा क्या मानेंगे, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश किया गया है कि सभी प्रश्न सही हों। ठीक है, तो ओमार आंसर सीट नंबर यहाँ पर आप लोग जरूर लिखा करें। हालांकि सेम ही रहता है, लेकिन कभी कभी देखिए अलग हो जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर है तो ओमार सीट नंबर भी रहता है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप तो कभी कभी डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, लिखिएगा। तो अपना जो सीरीज है ध्यान रखिए बी है। अगर आपको सीरीज अलग होगा ACD होगा तो आप देख लीजिएगा। बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर कई चीज़ें नहीं जो भेजा गया है वो शॉर्ट करके भेजे हैं। तो आपके 100 प्रश्न दिया गया था, इसमें से आपको 75 प्रश्न हल करना था। 32 प्रश्न कम से कम आपके 32 नहीं, आपके 30 प्रश्न। ठीक है, 75 में से आपके 30 प्रश्न कम से कम सही होने चाहिए पास होने के लिए। तो 100 प्रश्न दिया रहेगा। ठीक है, 75 प्रश्न आपको कोई भी हल करना था, 30 प्रश्न आपका सही होना चाहिए पास होने के लिए। क्लियर, अर्थात 32 अंक आपको प्राप्त होना चाहिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो आप लोग ध्यान रखना, सारे प्रश्न लगभग विश्वसनीय रूप से आप विश्वास कर सकते हैं, बहुत मेहनत करके बनाया गया है। किसी प्रश्न संदेह तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पहला प्रश्न है, परीक्षण वह परीक्षण जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, विश्वसनीय। सेम टू सेम अपने प्रैक्टिस सेट से उठाया गया है। एक शब्द में पहले से क्लियर कर दूं, लगभग 70 प्लस प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से आए हुए हैं, लगभग सेम टू सेम। जो बच्चे पढ़े होंगे निश्चित रूप से 100 में 75 करना था, पूरे सही करके आए होंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो बच्चा अपने सारे प्रैक्टिस सेट हल किया होगा 100 में से 75 प्रश्न पूरा सही करेगा। ये मैं अभी से क्लियर कर दूं। ठीक है, जो बच्चे मैंने बार बार इस शब्द कहा 6, 7, 8 सॉल्व करके गया होगा, बहुत अच्छा, 50-60 क्वेश्चन निश्चित रूप से उसके सही हो गए होंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, वह परीक्षा जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, विश्वसनीय। अपने प्रैक्टिस सेट से आया हुआ है, सेम टू सेम। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है? सही जवाब हो जाएगा सी, परीक्षण की लंबाई। ये भी प्रश्न आया हुआ है, सेम टू सेम। उपलब्धि परीक्षण मापते हैं। सही जवाब हो जाएगा 3 का सी, ज्ञान अथवा कौशल में निपुणता। जो प्रैक्टिस सेट 8 हल किए थे उसमें से सेम प्रश्न उठाया गया है, सेम टू सेम। मैंने कहा था ना 6, 7, 8 जरूर देख के जाइए, जो बच्चे देख के गए होंगे सेम टू सेम प्रश्न उठाया गया है। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग होता है। सही जवाब हो जाएगा 4 का सी, क्या तथा कितना अधिक अधिगमकर्ता की कमजोरी जानने के लिए। ये भी अपना प्रैक्टिस सेट 8 में देखेंगे तो मिल जाएगा सेम टू सेम। 4 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे परीक्षण की नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 5 का डी, कठिनाई नहीं है। बाकी वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता है, सेम टू सेम अपने प्रश्न प्रैक्टिस सेट से उठाया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तम आकलन पद्धति एक ऐसा यंत्र है। सही जवाब हो जाएगा 6 का डी, आवश्यक रूप से प्रयोजनपूर्ण एवं मानकीकृत। 6 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, उत्तम आकलन पद्धति की विशेषताएं हैं। सही जवाब हो जाएगा 7 का डी, विशिष्टता एवं वैधता, वस्तुनिष्ठता एवं तुलनात्मकता, व्यवहारिकता। ठीक है, ये सारी क्या हैं? आकलन की विशेषताएं हैं। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, तुलनात्मकता, व्यवहारिकता अपने प्रैक्टिस सेट से ही आया है। 7 प्रश्न हल किए, सातों लगभग प्रैक्टिस सेट से आए हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक उपलब्धि परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा तथा वह कोई कार्य कितने भली भांति कर सकता है। या किसने कहा?
सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 8 का ए, सुपर ने। अगर आप बुक में देखेंगे, पुराने वाले बुक में मेरे पास है, तो 100, ध्यान रखना, 44 पेज पे आपको सेम टू सेम मिल जाएगा। ठीक, उपलब्धि परीक्षण में जाकर देखिएगा, सुपरमैन ने कहा है, सुपर ने कहा है, ये सेम टू सेम आपको मिल जाएगा। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परीक्षण मानकीकरण प्रक्रिया के पहलू हैं, सही जवाब हो जाएगा 9 का डी, उपरोक्त सभी। परीक्षण सामग्री का मानकीकरण, परीक्षण विधियों का मानकीकरण, निष्कर्षों का मानकीकरण, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, परीक्षण मानकों को निर्धारित किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा 10 का ए, आयु के आधार विधि द्वारा, आयु आधार विधि द्वारा, ए सही जवाब है 10 का। अगला प्रश्न है, एक मानकीकृत परीक्षण में निश्चित होता है, तो सही जवाब हो जाएगा 11 का डी, परीक्षण की प्रक्रिया, परीक्षण का फलांकन, परीक्षण का मूल्यांकन, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यदि एक परीक्षण विश्वसनीय है तो वह, सही जवाब हो जाएगा 12 का डी, वैधता को शामिल किए हुए होता है। अगर आप बुक में जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, कोई प्रश्न अगर वैध है तो वो विश्वसनीय अवश्य होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, कोई प्रश्न अगर वैलिड है, वैध है, तो विश्वसनीय अवश्य होगा, लेकिन विश्वसनीय है तो जरूरी नहीं कि वो वैध होगा। तो यदि एक परीक्षण विश्वसनीय है तो वह वैधता को धारण किए हुए हुआ है। ठीक, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। 12 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, परीक्षण वैधता का घनिष्ठ संबंध है, सही जवाब हो जाएगा 13 का सी, परीक्षण निर्माण के उद्देश्यों से। अगला प्रश्न है, पुनर्परीक्षण विधि ज्ञात करने की विधि है, सही जवाब हो जाएगा 14 का ए, विश्वसनीयता गुणांक। ये सारे प्रैक्टिस सेट से अपने आए हुए हैं सेम टू सेम। अगला प्रश्न है, वैधता गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 15 का डी, उपरोक्त सभी सहसंबंध विधि, अनुमानता तालिका, कारक विश्लेषण विधि, सही जवाब हो जाएगा डी। किसी बच्चे ने मुझे मैसेज किया और बोला कि सर 40 से 50 प्रश्न आपके प्रैक्टिस सेट से आए हुए हैं। मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन इतना क्लियर कर दूं, इसका मतलब उन्होंने सारे प्रैक्टिस सेट को नहीं हल किया, 6, 7, 8 को ही हल किया। 6, 7, 8 को मैंने बोला था अगर हल कर लेंगे 40-50 प्रश्न आ जाएगा, तो सही बात आया है। लेकिन जो पूरे प्रैक्टिस सेट को 1 से 8 तक कम से कम हल किए हैं, तो अगर आप देखोगे तो 70+ प्रश्न आपको सेम टू सेम मिल जाएंगे, 75 आपको सॉल्व करना था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण को विभाजित किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा 16 का बी, निष्पादन परीक्षण के रूप में। अगर किसी ने सी किया तो भी सही हो सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि पेपर पेंसिल परीक्षण ये भी कभी कभी शाब्दिक अशाब्दिक दोनों में आता है। तो यूनिवर्सिटी पर निर्भर करता है कि वो क्या मानता है। ठीक है, तो अगर यूनिवर्सिटी सी मानेगा तो सी भी, जो सी किए होंगे उनका सी भी सही हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट विकल्प बी है, निष्पादन परीक्षण के रूप में। लेकिन किसी ने सी किया, मैं फिर से कह रहा हूँ, उसका सी सही हो सकता है, क्योंकि पेपर पेंसिल जो है ये कभी शाब्दिक कभी अशाब्दिक दोनों में आता है। ठीक है, 16 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, विषय वस्तु एवं भाषा के आधार पर बुद्धि परीक्षण को मुख्य रूप से श्रेणियों में विभक्त करते हैं, सही जवाब हो जाएगा 17 का सी, शाब्दिक अशाब्दिक दोनों, ए बी दोनों। अपने प्रैक्टिस सेट से देखिए सेम टू सेम आया है। अगला प्रश्न है, शाब्दिक परीक्षण कहते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 18 का बी, जिन परीक्षणों में भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे शाब्दिक परीक्षण कहते हैं, बी सही जवाब है 18 का। अगला प्रश्न है 19, वैधता के प्रकार, तो आप लोग क्लियर है 18 में, 18 का सही जवाब हो जाएगा आपका बी, जिन परीक्षणों में भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे शाब्दिक परीक्षण कहते हैं। अगला प्रश्न है, हम लोग 18 पे थे, शाब्दिक परीक्षण कहते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 18 का बी, जिन परीक्षणों में भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न था 19, वैधता के प्रकार में सम्मिलित हैं, तो ए विषय वस्तु वैधता, बी समवर्ती वैधता, सी संरचनात्मक वैधता, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 19 का, ध्यान रखना आप लोग, डी उपरोक्त सभी, विषय वस्तु वैधता, समवर्ती वैधता, संरचनात्मक वैधता। क्लियर है, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का। अपने प्रैक्टिस सेट से ही आया हुआ है, मैं ये सब कह रहा हूँ, अपने प्रैक्टिस सेट से ही आया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है 20, वैधता वह सीमा है जिस सीमा तक परीक्षण वही मापता है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है, या कथन किसका है, सही जवाब हो जाएगा 20 का डी, फ्रीमैन का। हालांकि कहीं कहीं कर्नबॉक कहीं गुलिक्सन दिखा रहा है, लेकिन आप बुक में देखेंगे तो कुछ हद तक 100% नहीं मिल रहा है, लेकिन इतना मिल रहा है कि आप फ्रीमैन
कर सकते हैं। ठीक है, 20 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है विश्वसनीयता गुणांक होता है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 21 का ए, सदैव धनात्मक। अगला प्रश्न है यदि एक परीक्षण वैध है तो वह है। मैंने आपको बताया था ऊपर, अगर आप ध्यान देखेंगे, कोई परीक्षण वैध है तो वो विश्वसनीय अवश्य होगा। आप बुक में जाकर 192 पेज पे देखेंगे तो वहाँ मिल जाएगा, साफ शब्दों में कहा है कि कोई परीक्षण अगर वैध है तो विश्वसनीय अवश्य होगा। और जो चीज़ विश्वसनीय जरूर अवश्य है तो अविश्वसनीय कैसे हो सकता है। तो एक परीक्षण वैध है तो वह विश्वसनीय अवश्य होगा, साफ शब्दों में कहा गया है। ठीक है, तो इसमें यही पूछा, यदि एक परीक्षण वैध है तो वह विश्वसनीय अवश्य होगा, अविश्वसनीय कैसे हो सकता है। तो 22 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए। ठीक है, मेरे अनुसार अगर आप सी किए तो 70 सही हो जाए, लेकिन इतना ध्यान रखना, आप बुक में जाकर देखेंगे 192 पेज पे तो आपको मिल जाएगा, यदि एक परीक्षण वैध है तो वह विश्वसनीय अवश्य होगा। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि के आकलन से संबंधित है। ध्यान रखना, यहाँ पूछ रहा है बुद्धि के आकलन से संबंधित। यह प्रश्न आया हुआ है, हम लोग प्रैक्टिस सेट में हल भी किए हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो संज्ञानात्मक बोध परीक्षण है ये व्यक्तित्व मापता है, और बाकर मेहदी क्या करता है, ये सृजनात्मक परीक्षण को मापता है। इसमें पूछ रहा है बुद्ध परीक्षण आकलन से संबंधित है, इसमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 23 का, ध्यान रखना डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, हम लोग सॉल्व किए हुए हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्ध परीक्षण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ए, आर्मी अल्फा बी टेस्ट। आर्मी अल्फा टेस्ट ये शाब्दिक है, आर्मी बीटा ये अशाब्दिक है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का। अगला प्रश्न है बहुबुद्ध प्रत्यय किसने दिया। सही जवाब हो जाएगा 25 का ए, गार्डनर ने। मैंने एक शब्द कहा कि लगभग 70+ प्रश्न सेम टू सेम आए हुए हैं, बाकी जो अच्छे से पढ़े थे पूरा कर दियाएंगे, क्योंकि मैं बहुत कुछ बोल के बताता हूँ। तो 75 में पूरे प्रश्न आपके सही होने चाहिए, जो बच्चे शुरू से पढ़े हुए हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, फिर भी आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कि यहाँ पेपर सबसे टफ माना जाता है, और इसके बाद आपके सारे पेपर बहुत अच्छे होंगे, खासकर 402 सारे प्रश्न उसमें अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे। मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, आप उसको अच्छे से देख के जाइएगा। ठीक है, 402 के सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से आएंगे, आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा। प्रश्न है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। सही जवाब हो जाएगा 26 का बी, मध्यमान। मध्यमान, माध्यिका, बहुलक, ये सब क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। अगला प्रश्न 27 अव्यवस्थित आंकड़ों में वह प्राप्तांक जो सबसे अधिक बार घटित होता है उसे कहते हैं, जो सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, बहुलक कहते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रवर्ती मान वह प्राप्तांक है। सही जवाब हो जाएगा 28 का बी, जिसके दोनों ओर विचलन असमान होते हैं। ठीक है, डेविएशन ऑन बोथ साइड इन सिमेट्रिकल। ये वाले में देखिए तो एसिमेट्रिकल इंग्लिश में है, लेकिन हिंदी में दोनों सेम है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। इंग्लिश में आप लोग देख लिया करिए, कंफ्यूज मत होइए। हिंदी में देखेंगे तो ए बी दोनों सेम है, लेकिन इंग्लिश में देखेंगे तो समझ में आएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का बी। अगला प्रश्न है प्रमाणिक विचलन को प्रदर्शित करते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, सिग्मा द्वारा। अगला प्रश्न है प्रमाणिक विचलन में विचलन को सदैव निकाला जाता है। ध्यान रखना, प्रमाणिक विचलन में विचलन को सदैव निकाला जाता है तो ए, समांतर माध्य से। अगला प्रश्न है जेड प्राप्तांक के विन्यास का मध्यमान सदैव होता है। ध्यान रखना, जेड प्राप्तांक में मध्यमान सदैव, इस पॉइंट को ध्यान रखना, 0 होता है और विचलन 1 होता है। दोनों याद रखना, मध्यमान हमेशा 0 होता है और विचलन 1 होता है। तो 31 का सही जवाब हो जाएगा ए, प्रतिमान प्राप्तांक है। सही जवाब हो जाएगा 32 का, ध्यान रखना आप लोग डी, उपरोक्त सभी। जेड स्कोर या सिग्मा स्कोर, टी स्कोर, स्टेन स्कोर। ठीक है, यहाँ पर जेड 2 बार कर दिया, गलत किया है, तो इंग्लिश आप लोग ध्यान रखा करिए, जहाँ भी संदेह हो इंग्लिश देख लिया करिए। गुणन आघूर्ण विधि का प्रतिपादन किया गया। सही जवाब हो जाएगा सी, कार्ल पियर्सन द्वारा। इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, सी इसका सही जवाब है। ये सारा तो हम लोगों ने पढ़ा था आराम से, इसको हम परिभाषा के रूप में भी बताए थे। अगला प्रश्न है दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर संकेत करता है। सही जवाब हो जाएगा बी, सहसंबंध। अगला प्रश्न है सहसंबंध गुणांक का निश्चित प्रसार होता है। सही जवाब हो जाएगा 35 का ए, यह सदैव ±1 के मध्य में होता है, बीच में होता है।
इट इज ऑलवेज बिटवीन ±1। कई बार सॉल्व किए हैं, गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, वह गुणांक ज्ञात करने की कोट अंतर्विधि का संकेत चिन्ह है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 36 का सी, रो। ठीक है, तो हर बार सवाल बहुत आती थी, इस बार सवाल नहीं आई, अच्छी बात थी। तो जो बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होता था, मतलब बहुत सिंपल सवाल आती थी, तो सवाल नहीं आए तो अच्छी बात है। 36 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, स्टेनाइन मापनी मानकीकृत मापनी है। अपने प्रैक्टिस में जो लोग हल किए हों, मैंने साफ साफ बताया था, स्टेनाइन आए तो इसका मतलब 9 मतलब क्या होता है, 9, तो 1 से 9 हो गया, 9 बिंदु वाली। स्टेन आए, 10 का मतलब 10, तो 10 बिंदु वाली हो जाएगा। तो स्टेनाइन मापनी मानकीकृत मापनी है, सही जवाब हो जाएगा 37 का ए, 9 बिंदु वाली। और ध्यान रखना 1 से 9 होता है, इसे ध्यान रखना, 0 से नहीं। अगला प्रश्न है, मूल प्राप्तांकों को टी प्राप्तांकों में परिवर्तित कर दिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, किसी तालिका से। अगला प्रश्न है, टी प्राप्तांकों के प्रयोग का सुझाव दिया था। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, मैकॉल ने। अगला प्रश्न है 40, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति सर्वाधिक अस्थायित्व रखती है। सही जवाब हो जाएगा 40 का, ध्यान रखना बी, मध्यमान। प्रैक्टिस सेट हम लोग हल किए हैं। विचलनशीलता का सर्वोत्तम मापक है। सही जवाब हो जाएगा 41 का बी, मानक विचलन। 8 नंबर प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कोट अंतर्विधि के प्रवर्तक हैं। सही जवाब हो जाएगा 42 का, ध्यान रखना बी, स्पीयरमैन। आप लोग प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे तो उसमें सारे पड़े हुए हैं, यूनिट 5 वाले। 42 का सही जवाब हो जाएगा बी, स्पीयरमैन। कोट अंतर्विधि का सही सूत्र है। 43 का सही जवाब हो जाएगा ए, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान n इंटू एन स्क्वायर -1। कई बार हर साल पूछा जाता है। हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 में देखेंगे तो किए हैं इसको, हालांकि 5 में भी किए हैं लेकिन 8 में भी किए हैं। अगला प्रश्न है, जेड स्कोर का प्रसार है। सही जवाब हो जाएगा 44 का सी, -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक। प्रैक्टिस सेट 5 में देखेंगे तो सॉल्व किए हैं। 44 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, कौन प्रमापीकृत प्राप्तांक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 45 का डी, मध्यमान नहीं है। बाकी जेड प्राप्तांक, सी प्राप्तांक, टी प्राप्तांक है। अगला प्रश्न है, जेड प्राप्तांक का मानक विचलन सदैव होता है। सही जवाब हो जाएगा 46 का बी, 1। मैंने बताया ना, जेड प्राप्तांक का मानक विचलन 1 होता है, मध्यमान 0 होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। 46 का सही जवाब हो जाएगा बी, ठीक है, 1। अगला प्रश्न है, स्टेनाइन स्कोर का प्रसार क्या है। सही जवाब हो जाएगा बी, 1 से 9 तक। ठीक है, 1 से 9 तो 0 से 9 नहीं, 1 से 9 तक, 20 का सही जवाब। अगला प्रश्न है, मानक विचलन का सही सूत्र क्या है। सही जवाब हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना इसमें डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो मानक विचलन का सही सूत्र इसमें है ही नहीं। आप लोग क्लियर हैं, मानक विचलन का सही सूत्र इसमें नहीं है। तो मानक विचलन का सूत्र क्या होता है आप लोगों को पता होगा, 2 तरह से है, ठीक है, 2 तरह से है। पहला तो अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे एन माइनस कोष्टक के अंदर एफ डी सिग्मा है, सिग्मा एफ डी अपान एन का होल वर्ग, ये हो गया। और दूसरा क्या है, मानक विचलन बराबर अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन माइनस सिग्मा डी अपान एन का होल वर्ग, ये दोनों है। और ये दोनों यहाँ पर कोई नहीं है, तो इसका मतलब सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, गलत नहीं करना आप लोग। 48 का सही जवाब हो जाएगा डी। जो भी इसमें दिया गया है एक सूत्र भी सही नहीं है। पहले तो एफ डी वाला अगर देखें तो यहाँ पर सिग्मा का ध्यान रखना, एफ डी अगर है तब भी यहाँ पर सिग्मा रहेगा, सिग्मा एफ डी स्क्वायर होना चाहिए तब सही हो जाता है। गलत हो गया तो इसका मतलब एफ डी वाला गलत हो गया। अब बचा क्या, सिग्मा डी स्क्वायर यहाँ पर है बिल्कुल अपान एन, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपान एन कर, यहाँ का पूरे को वर्ग रहना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये गलत है। यहाँ पर ध्यान रखना, पूरे को वर्ग जो है 2 होता तब सही हो जाता। हालांकि ये सही हो सकता था लेकिन उसने गलत कर दिया, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी,
उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग सही जवाब एकदम दीजिएगा। अगला प्रश्न है, वह पद जो वितरण को दो बराबर भागों में बांटता है कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा 49 का, ध्यान रखना बी, माध्यांक अर्थात मीडियन अर्थात माध्यिका। अपने प्रैक्टिस से सेम टू सेम आया हुआ है। अगला प्रश्न है, बहुलांक माध्यांक तथा मध्यमान में संबंध है। अगर आप देखेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 मध्यमान। हम लोग सवाल भी हल किए हैं, गलत नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम उठाया है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, शिक्षार्थियों के प्रदर्शन को जानना और उसमें सुधार करना। केवल जहां आ जाए अक्सर गलत हो जाता है। आकलन एक भाग है। सही जवाब हो जाएगा 52 का, ध्यान रखना सी, मूल्यांकन का। आकलन मूल्यांकन का एक भाग है, क्योंकि आपको पता है आप मूल्यांकन क्या है, सबसे व्यापक है। ठीक है, चाहे आप मापन हो गया, आकलन हो गया, ये सब मूल्यांकन के छोटे हैं मूल्यांकन से। अगला प्रश्न है, मापन का वह कौन सा पैमाना निश्चित शून्य बिंदु के कारण एक सार्थक अनुपात के निर्माण की अनुमति देता है। ध्यान रखना, शून्य बिंदु के कारण सार्थक अनुपात निर्माण की अनुमति देता है। सही जवाब हो जाएगा 53 का सी, अनुपात पैमाना। अनुपात पैमाने में क्या होता है, शून्य बिंदु विद्यमान होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। 53 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, मापन का कौन सा पैमाना प्रेक्षणों के श्रेणीकरण को अनुमति देता है। सही जवाब हो जाएगा ए, कार्य सूचक पैमाना। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर का उदाहरण आकलन की किस मापनी से संबंधित है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस है थर्मामीटर, ध्यान रखना। सही जवाब हो जाएगा डी, अंतराल मापनी में थर्मामीटर उदाहरण होता है। 55 का डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है 56, आकलन की विशेषताएं हैं। ए, अधिगम आवश्यकताओं की जांच, बी, शैक्षिक सुधार, शिक्षक मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 57, आकलन का क्षेत्र होता है। तो ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, उपरोक्त दोनों। शैक्षिक उपलब्धियों की पहचान करना, व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान करना। 57 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, आकलन का क्षेत्र होता है शैक्षिक उपलब्धियों की पहचान करना, व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान करना। सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आकलन की नहीं है। ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, कठिनाई नहीं है। बाकी वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता है। और ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है, अपने प्रैक्टिस सेट में कई बार हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो जो सॉल्व किया होगा 2 बार इसको सॉल्व कर दिया होगा, दोनों बार नंबर मिल जाएगा। 58 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है, किसने कहा। सही जवाब हो जाएगा सी, हुआ एवं फीड ने। अगला प्रश्न है, मापन की अंतराल मापनी का उदाहरण है। मापन की अंतराल मापनी का उदाहरण है वर्ष, महीना, सप्ताह, किसके हैं। सही जवाब हो जाएगा 60 का सी, ये भी दोनों, वर्ष, महीना, ये सब अंतराल मापनी के उदाहरण है। सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है 61 में देखिए कई बच्चे कंफ्यूज रहेंगे। हम लोग इसको कई बार सॉल्व किए हैं और सेम टू सेम अपने प्रैक्टिस सेट से ही क्वेश्चन उठा दिया है। क्लियर, आप पहले प्रैक्टिस सेट में जाकर देखिए, देख लीजिएगा। पहला प्रैक्टिस सेट अगर आप सॉल्व करके गए होंगे तो प्रश्न सही कर देंगे। कौन सा क्रम सही है, तो मैंने आपको बताया था कि जो क्रम देखेंगे तो सबसे व्यापक क्या है, मूल्यांकन है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मापन है, फिर आकलन है, फिर परीक्षण है। तो इसमें ध्यान रखिए, सही जवाब हो जाएगा बी, मूल्यांकन आकलन और मापन दोनों से बड़ा है। यहाँ पर पहले वाले में क्या किया, मूल्यांकन बड़ा है आकलन से, आकलन बड़ा है मापन से। ये गलत है, मापन आकलन से बड़ा है। अगर आपको नहीं ट्रस्ट है तो आप बुक में देख लीजिएगा, मैंने कुछ कहा ही नहीं। आप बुक में 35 पेज नंबर पे चले जाइए, मैंने लगा भी दिया है, आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि जो कंपेयर किया गया है आकलन मापन मूल्यांकन में, तो पहला शब्द देखिए, आकलन क्या कह रहा है, यहाँ मापन का सूक्ष्म रूप है। अगर आकलन मापन का सूक्ष्म रूप है, इसका मतलब आकलन मापन से छोटा है। क्लियर, तो इसका मतलब आकलन मापन के बाद आएगा। मापन के बारे में देखिए, या मूल्यांकन का सूक्ष्म रूप है, अर्थात मूल्यांकन व्यापक है। तो इसमें क्या हो गया, मूल्यांकन सबसे व्यापक, उसके बाद मापन, उसके बाद आकलन। लेकिन जो पहले में दिया गया है मूल्यांकन, उसके बाद आकलन, फिर मापन दिया गया है। तो ध्यान रखिए, बुक की ही बात कर रहा हूं मैं। ठीक है,
मैं बुक की बात कर रहा हूँ, अगर आप बुक में जाएंगे तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। आप 35 पेज पे जाकर देख लीजिएगा, तो उसमें साफ शब्दों में दिया गया है कि मापन आकलन क्या है। मापन का सूक्ष्म रूप है, मतलब उसका छोटा रूप है, और मापन मूल्यांकन का सूक्ष्म रूप है। मूल्यांकन क्या, इसका क्षेत्र व्यापक है, इसके अंतर्गत आकलन मापन दोनों समाहित होते हैं। तो मूल्यांकन जो है आकलन और मापन दोनों से बड़ा है, ये क्रम वाला सही हो जाएगा। बाकी और एक आध पॉइंट देखना चाहे देख लीजिए, आप इस पॉइंट को देखिए, इसका क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है, और मापन में देखिए इसका क्षेत्र आकलन से व्यापक, साफ शब्दों में बता दिया, ध्यान रखिएगा, साफ शब्दों में बता दिया। यहाँ पर हम मापन देख रहे हैं, मापन का, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि इसका क्षेत्र आकलन से व्यापक किंतु मूल्यांकन की अपेक्षा सीमित होता है। अर्थात अगर इसने मापन क्या किया है, आकलन से व्यापक है, मतलब आकलन बड़ा है मापन, आकलन से बड़ा है मापन, मापन से बड़ा है मूल्यांकन, ये होता तो सही हो जाता। ये नहीं है तो इसका मतलब मूल्यांकन बीच में, फिर आकलन मापन दोनों से बड़ा है, इसका क्षेत्र व्यापक और संपूर्ण व्यक्तित्व संबंधित होता है। तो ये चीज़ क्लियर है, जो आप पढ़ लेंगे बुक में। तो इसका क्षेत्र आकलन से व्यापक किंतु मूल्यांकन की अपेक्षा सीमित होता है। किसकी बात कर रहा है, मापन। मापन जो है आकलन से बड़ा है, मूल्यांकन से सीमित है। ये दोनों शब्द देख के आप क्लियर हो गए। सबसे बड़ा क्या है, मूल्यांकन, फिर उससे छोटा मापन, उससे छोटा आकलन है। क्योंकि साफ शब्दों में यहां भी कह दिया मापन का सूक्ष्म रूप है, हम बुक के अनुसार चलेंगे। तो क्लियर हैं आप लोग। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, गलत नहीं करिएगा, और जो प्रैक्टिस सेट 1 हल करके गया होगा अपना, उसका 100% सही हो जाएगा। तो कौन सा क्रम सही है, तो ध्यान रखना बी, मूल्यांकन मापन और आकलन दोनों से बड़ा है। पहले वाले में क्या दिक्कत है, मूल्यांकन आकलन से बड़ा है, सही है, लेकिन मापन आकलन से छोटा दिखा दिया, ये गलत कर दिया ना भाई। अभी हमने क्या देखा कि मापन आकलन से बड़ा है और आकलन मापन का सूक्ष्म रूप है, तो ये गलत हो गया। तीसरे में अगर आप देखेंगे तो आकलन बड़ा है, मापन फिर सबसे छोटा मूल्यांकन कर दिया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि मूल्यांकन क्या है, सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब बी सही हो गया। 61 का सही जवाब हो जाएगा बी। आप लोग गलत नहीं करना, जो प्रैक्टिस सेट 1 देख के गया होगा उसका सही हो जाएगा। हवा में बात नहीं करना, मैं एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, प्रूफ के साथ देखिए। तो जो बच्चे प्रैक्टिस सेट 1 हल करके गए हों सही कर देंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ 70+ प्रश्न सेम टू सेम आ गया है। आप जाकर प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए मैंने इस प्रश्न कराया है कि नहीं कराया है। फिर आप अगर 3 प्रैक्टिस सेट हल कर गए, कल के गए हैं 5, 6, 7, सॉरी 6, 7, 8, और बोल रहे हैं 50 के आसपास आया हुआ है, तो कम थोड़ी है भाई। 3 प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व किए, 50 प्रश्न के आसपास आ गया, बहुत है। लेकिन जिसने पूरा सॉल्व किया है 70-80 के बीच में आया हुआ है, तो उसके पूरे प्रश्न आपके सही होना चाहिए, जो बच्चे शुरू से जुड़े हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, मापन है, सही जवाब हो जाएगा 62 का सी, गुणात्मक मात्रात्मक दोनों। अगला प्रश्न है, सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया को कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा 63 का बी, आकलन। सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, 63 का सही जवाब हो जाएगा बी, आकलन। आकलन की मापनियां हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, क्रमित, अनुपातिक, अंतराल। एक बच रहा है नामित, 4 हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में आकलन का उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा 65 का, ध्यान रखना डी, शैक्षिक तथा व्यवसायिक उद्देश्य, व्यवसायिक निर्देशन प्रदान करना। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में आकलन का उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, शैक्षिक तथा व्यवसायिक निर्देशन प्रदान करना, ठीक है। 65 का सही जवाब हो जाएगा डी। ये भी प्रैक्टिस सेट में हल किए हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, आयु और वजन किस मापनी का उदाहरण है। तो हमने बताया था भार किस में आता है, वजन मतलब क्या होगा, भार किस में आता है, सही जवाब हो जाएगा 66 का सी, अनुपात में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अनुपात में भार आता है, सही कर लेंगे, हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो आयु और वजन किस मापनी का उदाहरण है, सी, अनुपात का। अगला प्रश्न है, परंपरागत आकलन प्रणाली है, सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, शिक्षक केंद्रित आकलन। अगला प्रश्न है, सहकर्मी आकलन है, सही जवाब हो जाएगा 68 का ए, अपने सहपाठियों के कौशल का आकलन। प्रैक्टिस सेट 1 में देखेंगे तो मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट 1 में देखिए मिल जाएगा। कई बच्चे बोलते थे उसमें
अपने सहपाठियों के कौशल का आकलन मैंने लगाया था, तो उसमें सहकर्मी बोल रहे थे, लस्सी वाला उत्तर बता रहे थे, लेकिन मैंने ये बताया था। अब क्लियर हो गया, वो वाला विकल्प दिया ही नहीं, इसका मतलब सहकर्मी आकलन क्या है? तो अपने सहपाठियों के कौशल का आकलन। क्लियर? ये इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, उन लोगों को भी जवाब हो गया जो लोग बार बार सी जवाब उसमें बोल रहे हैं। सहकर्मी आकलन है अपने सहपाठियों के कौशल का आकलन। अगला प्रश्न है, आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसमें निर्णय लिए जाते हैं कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा 69 का ए, मूल्यांकन। ये प्रश्न प्रैक्टिस सेट 8 में देखिए, सेम टू सेम उठा लिया है। ठीक है, कई लोग आकलन करेंगे, आकलन मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, इसका मतलब मूल्यांकन सही हो जाएगा। ये इसका 69 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 70 का डी, अनुपात स्तर सबसे ऊंचा है, नामित स्तर सबसे निम्न है। हम लोग कई बार सॉल्व किए हैं, प्रैक्टिस सेट 8 में देखेंगे उसमें मिल जाएगा, या फिर 1 में देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है? कई बार देख चुके हैं, सही जवाब हो जाएगा बी, अनुपात मापनी में। कई बार इसको सॉल्व कर चुके हैं, गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के लिए आंकड़े संकलित किए जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा 72 का डी, उपरोक्त सभी मानकीकृत परीक्षण के प्रशासन द्वारा, स्थानिक विकसित परीक्षण के प्रशासन द्वारा, परीक्षण के द्वारा। सी इसका, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आकलन की प्रक्रिया है। सही जवाब हो जाएगा 73 का ए, लोगों से सूचना संकलित करने की। अगर आप बुक में देखेंगे सेम टू सेम आपको 28 पेज पे मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय स्तर पर शैक्षिक आकलन का महत्व है। सही जवाब हो जाएगा 74 का डी, उपरोक्त सभी नैदानिक पृष्ठपोषण प्रदान करना, अधिगम प्रगति को जानना, आत्ममूल्यांकन में सहायता करना। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का प्रथम सोपान है। सही जवाब हो जाएगा 75 का सी, उद्देश्य का निर्धारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों की शारीरिक क्षमता पर जोर देता है? हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, शारीरिक क्षमता पर जोर कौन सा देता है? सही जवाब हो जाएगा 76 का सी, क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, गलत नहीं करना। अगर बुक में आप सेकंड यूनिट देखेंगे तो इससे इतना प्रश्न आया हुआ है कि आप पास हो सकते हैं 30 प्रश्न के आसपास। क्लियर? तो सही जवाब हो जाएगा 76 का सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक पक्ष का सबसे ऊंचा स्तर है? मैंने बताया था आपको, भावात्मक पक्ष में 6 पक्ष हैं, अग्रहण, अनुक्रिया, उन्मूलन, विचारणा, व्यवस्थापन, चरित्रीकरण। चरित्रीकरण सबसे ऊंचा है, प्रैक्टिस सेट 8 में देखेंगे तब भी मिल जाएगा, बाकी आप यूनिट 2 में जाएंगे तब भी मिल जाएगा। अगर सबसे निम्न पूछ लेता है तो अग्रहण, गलत नहीं करना, भविष्य में आ सकता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 77 का ए। अगला प्रश्न है, भावात्मक उद्देश्यों का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा 78 का बी, प्रशंसा से। प्रैक्टिस सेट में सेम टू सेम प्रश्न उठाया है, मैंने उसमें बताया भी था। कई लोग आपको जैसे काम निकलवाना तो आपकी प्रशंसा कर देते हैं, आप इमोशनल हो जाते हैं, अच्छा काम करते हो। कई लोग जो घाघ होते हैं ऐसे करते हैं। ठीक है, ये शब्द भी वहाँ भी बोला था। सही जवाब हो जाएगा 78 का बी। अगला प्रश्न है, अच्छे आकलन परीक्षण की विशेषताओं को मुख्य रूप से वर्गीकृत किया जाता है। तो ध्यान रखना, अच्छे आकलन परीक्षण की विशेषताओं को मुख्य रूप से वर्गीकृत किया जाता है। तो ध्यान रखिए, ऐसे तो मुख्य रूप से 5 हो जाएंगे, लेकिन इसमें 4 समूहों के अंतर्गत, तो इसमें 4 कर दीजिए। तो सही जवाब हो जाएगा जो सबसे ज़्यादा है ए, 4। अच्छे आकलन परीक्षण की विशेषताओं को मुख्य रूप से वर्गीकृत किया जाता है 4 समूहों में। ठीक है, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यवहारिकता। ठीक है, ये 4 तो मुख्य हो गए। बाकी आप ये कहोगे वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, तो ऐसा नहीं, व्यवहारिकता भी मुख्य रूप से है, बाकी मानकीकरण उपयोगिता भी है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, 4 इसका सही जवाब, मतलब ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक अच्छे उपकरण की समस्त विशेषताएं होती हैं। सही जवाब हो जाएगा 80 का ए, एक दूसरे पर आश्रित। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण का ब्लूप्रिंट किस आधार पर तैयार किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 81 का, ध्यान रखना डी, उपरोक्त सभी शैक्षिक उद्देश्यों, विषय वस्तु, प्रश्नों के प्रकार। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ पदों का निर्माण करते समय सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। तो ध्यान रखना वस्तुनिष्ठ पदों का, एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव आइटम द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड फर्स्ट। सबसे पहला बोल रहा है, वस्तुनिष्ठ पदों को निर्माण करते समय सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। तो आप बुक में चले जाइए, पेज नंबर 65 पे
साफ शब्दों में उसमें लिखा गया है कि प्रश्नों की रचना। क्लियर? यूनिट 2 में जाकर देखेंगे तो उसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि प्रश्नों की रचना। क्लियर? नहीं तो कहिए तो हम पढ़ के आपको सुना देते हैं। उसमें कहा गया है सर्वप्रथम प्रश्न को लिखना चाहिए, तत्पश्चात उसके सही उत्तर की जांच उसकी लंबाई, जटिलता, बनावट, ध्यान रखना बनावट आदि के आधार पर करना चाहिए। तो वस्तुनिष्ठ पदों का निर्माण करते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? प्रश्नों की रचना पर ध्यान देना चाहिए। द स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पर ध्यान रखना चाहिए। हालांकि ज़्यादातर जगह आपको प्लानिंग दिखाएगा, लेकिन जो यहाँ दिया गया हम उसके अनुसार चलेंगे। वस्तुनिष्ठ पदों का निर्माण करते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो प्रश्नों की रचना पर ध्यान रखना चाहिए। ये सही जवाब है, बुक में आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ पदों की रचना में प्रश्नों का संरचना आधारित होती है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, प्रत्यास्मरण एवं पहचान दोनों। हालांकि मैं एक शब्द कह दे रहा हूं, अगर आप पहचान रिकग्निशन करके आए हैं तब भी सही हो जाएगा। जब आप उपलब्धि परीक्षण के आधार पर देखेंगे तो प्रत्यास्मरण पहचान दोनों सही हो जाएगा, लेकिन आप यूनिट 2 में देखेंगे तो उसके आधार पर, पहचान के आधार पर आपका बी सही हो जाएगा, जबकि यूनिट 2 से ही प्रश्न पूछ रहा है तो बी सही होना चाहिए। ठीक है, तो बी भी सही हो सकता है, यूनिवर्सिटी पर निर्भर करता है क्या मानेगा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ सबसे बेस्ट विकल्प प्रत्यास्मरण पहचान दोनों है, लेकिन आप बी करके आए होंगे तो वो भी सही हो सकता है, यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा। तो सी इसका सही जवाब है मेरे अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण पद का उदाहरण है? एक शब्द ध्यान रखना, गलत नहीं करना। साफ शब्दों में कहा है प्रत्यास्मरण, which of the following is an example of recall टाइप टेस्ट आइटम। तो रिकॉल में कौन कौन था भाई, आप बताइए। रिकॉल में 2 थे। क्लियर? रिकॉल में कितने थे? तो अगर आप देखेंगे 84 का ध्यान रखना, तो रिकॉल में अगर आप पेज नंबर 63 पे चले जाइए, साफ शब्दों में कहा गया रिकॉल में सरल प्रत्यास्मरण और रिक्त स्थान पूर्ति। इसमें सरल वाला है नहीं, रिक्त स्थान पूर्ति है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। बाकी जो बहुविकल्पी प्रकार है, ठीक है, और सही मेल है, ये क्या है? प्रत्याभिज्ञान पद है, अर्थात रिकग्निशन आइटम है, रिकॉल नहीं है। रिकॉल रिक्त स्थान की पूर्ति और प्रत्यास्मरण पद है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। गलत नहीं करना, आपको मैं बुक में दिखा दे रहा हूं, ठीक है, आप बुक देख लीजिए। आप देखेंगे 63 पेज में मिल जाएगा। अमानवीकृत पद इसमें 2 तरह का है, प्रत्यास्मरण पद रिकॉल, इसमें क्या है? सरल प्रत्यास्मरण और रिक्त स्थान पूर्ति, ये 2 रिकॉल में हो गया। बाकी आप प्रत्याभिज्ञान में देखेंगे रिकग्निशन आइटम, इसमें सत्य असत्य प्रकार का हो जाता है, बहुविकल्पी पद हो जाता है, ठीक है, इस तरह से है। इसमें पूछा क्या था? रिकॉल। रिकॉल में क्या आएगा? रिक्त स्थान की पूर्ति और सरल प्रत्यास्मरण। सरल प्रत्यास्मरण है नहीं तो रिक्त स्थान की पूर्ति, ये सही हो जाएगा। क्लियर है आप लोग? तो इस तरह से ध्यान रखना, गलत नहीं करना। 84 का सही जवाब हो जाएगा, 84 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 84 का सही जवाब हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यास्मरण के परीक्षण पद का उदाहरण है? ए, रिक्त स्थान की पूर्ति। सेम टू सेम क्वेश्चन हमने हल किया है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2 में जाकर देख लीजिए, यही प्रश्न है और मैंने यही आंसर बताया था, तो आपको गलत नहीं करना है। क्लियर? जो भी चीज़ें हैं एकदम स्पष्ट, मैंने पहले ही कह दिया 70 से 80 प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम आया है, और जो पेपर 402 होगा उसमें सारे प्रश्न आएंगे लगभग। तो आप लोग उसको भी देख के जाइएगा, जो बच्चे देख के गए होंगे सही करके आए होंगे। गलत नहीं करना है, प्रूफ के साथ हर चीज़ बात करता हूँ। तो प्रत्यास्मरण प्रकार का परीक्षा पद कौन सा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये सही जवाब है 84 का। अगला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट को कहा जाता है। अगर आप देखेंगे आपको पता होगा, तो हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 में जो सॉल्व किए थे उसमें सेम टू सेम है। ब्लूप्रिंट को कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा त्रिदिशा सूचक। आप जाकर चाहे बुक में देख लीजिए। क्लियर? तो ब्लूप्रिंट को कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा 85 का ए, त्रिदिशा सूचक। गलत नहीं करना, प्रैक्टिस सेट 8 में जाकर देख लीजिएगा हमने सॉल्व कराया है कि नहीं। फिर भी ना विश्वास हो तो गूगल कर लीजिएगा, नहीं तो बुक में जाकर देख लीजिएगा। क्लियर? तो ये यूनिट 2 में ही है, ब्लूप्रिंट को कहा जाता है त्रिदिशा सूचक। गलत नहीं करना भाई आप लोग। अगला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें शामिल होते हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। उद्देश्य,
विषय वस्तु, प्रश्न प्रकार, डी उपरोक्त सभी। 86 का सही जवाब हो जाएगा डी। क्लियर है? 86 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है क्रियात्मक पक्ष का विकास किया, तो ध्यान रखना गलत नहीं करना इसको, तो हम लोग इतनी बार सॉल्व किए हैं। तो क्रियात्मक पक्ष का विकास किया, सही जवाब हो जाएगा बी, सिम्पसन द्वारा। ठीक है, क्रियात्मक पक्ष का विकास ध्यान रखना सिम्पसन ने किया था 1969 में, गलत नहीं करना। ज्ञानात्मक पक्ष का बी.एस. ब्लूम 1956, भावात्मक पक्ष का कृथवाल 1964, गलत नहीं करना। अगला प्रश्न है टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव पुस्तक के लेखक हैं, सही जवाब हो जाएगा ए, बी.एस. ब्लूम। ठीक है, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, बी.एस. ब्लूम ने अपनी पुस्तक लिखी है ये। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है, सही जवाब हो जाएगा 89 का डी, उपरोक्त सभी। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। ठीक है, यही चीज मैंने बताया था, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और व्यवहारिकता, 4 मैंने बताया था, कम से कम 4 है तो 4 हो गया। 89 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है ज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर का उद्देश्य कौन सा है, ज्ञानात्मक क्षेत्र के सर्वोच्च स्तर का उद्देश्य कौन सा है, सही जवाब हो जाएगा 90 का डी, मूल्यांकन। ज्ञानात्मक पक्ष के कितने हैं, 6 पक्ष हैं, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। मूल्यांकन सबसे उच्च है, ज्ञान सबसे निम्न है, गलत नहीं करना। अगला प्रश्न है शैक्षिक उद्देश्यों को कितने क्षेत्र आते हैं, शैक्षिक उद्देश्य के ध्यान रखना बी, 3 क्षेत्र आते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, 3 ध्यान रखना, 3 आते हैं। अगला प्रश्न है रुचि का उद्देश्य किस पक्ष से संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा सी, भावात्मक पक्ष से। अगला प्रश्न है कौन सा उद्देश्य संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। संज्ञानात्मक पक्ष में कौन कौन सा है, ज्ञानात्मक है, बोध है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना 93 का बी, मूल्यांकन नहीं है। मूल्यांकन किसमें है, तो मूल्यांकन ध्यान इसमें है अनुमूल्यांकन, अनुमूल्यांकन ध्यान रखना ये भावात्मक पक्ष का क्षेत्र है, 20 का सही जवाब। अगला प्रश्न है सामग्री के अर्थ को समझना मूल रूप से कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा ए, बोध। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष प्रशंसा से संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा 95 का बी, भावात्मक पक्ष। मैंने पहले बता दिया, प्रश्न रिपीट कर रहा है, 95 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है प्रश्न का पद विश्लेषण किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा 96 का सी, ए बी दोनों। अच्छे परीक्षण पदों की चयन है तो कमजोर परीक्षण पद को अस्वीकार कर, कई बार सॉल्व कर चुके हैं। 8 नंबर देखेंगे प्रैक्टिस सेट, उसमें भी सॉल्व किए थे, बाकी और उसके पहले भी सॉल्व किए थे। 96 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ पदों से आशय है, सही जवाब हो जाएगा 97 का सी। प्रश्न के छोटे छोटे एकांश, स्मॉल यूनिट्स ऑफ क्वेश्चन, 97 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए भावात्मक पक्ष का विकास किया गया, सही जवाब हो जाएगा ए, कृथवाल द्वारा। क्लियर है, व्यवहारिक पक्ष का भावात्मक पक्ष कृथवाल द्वारा, ज्ञानात्मक पक्ष बी.एस. ब्लूम, क्रियात्मक उद्देश्य सिम्पसन द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों की मानसिक क्षमता से संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा 99 का ए, मानसिक क्षमता से, तो ज्ञानात्मक पक्ष 99 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है ब्लूम की पाठ्य योजना आधारित है, सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना ए, उद्देश्यों पर। बी.एस. ब्लूम ने अपनी पाठ्य योजना को उद्देश्यों के आधार पर 3 भागों में बांटा, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ज्ञानात्मक पक्ष का बी.एस. ब्लूम ने 1956 में 6 खंडों में बांटा, भावात्मक उद्देश्य को कृथवाल ने 1964 में 6 खंडों में बांटा, क्रियात्मक उद्देश्य को सिम्पसन ने 1969 में 6 भागों में बांटा। इस तरह से आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मिला लीजिएगा। जो प्रश्न किसी में संदेह तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन फिर कह रहा हूँ कई बार चेक किया गया तो आप गूगल में सर्च करने के बाद ही कमेंट कीजिएगा। बाकी किसी प्रश्न में संदेह है तो आप यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा क्या उत्तर मानता है, लेकिन आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप लोग जो भी पढ़िए ऑथेंटिक जगह में पढ़िए, गलत नहीं करिए, क्योंकि एक नंबर आपको महत्वपूर्ण है। अगर आप गलत कर देंगे गलत हो जाएगा। आप बुक से पढ़िए और सही जगह पढ़िए, ठीक है। आपके अच्छे नंबर आएंगे निश्चित रूप से। जो बच्चे शुरू से जुड़े होंगे आज उनके पूरे प्रश्न सही होंगे। आप लोग कितने प्रश्न सही हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप 70 के आसपास भी हैं, 65 प्लस हैं, फिर भी आपके बहुत अच्छे अंक हैं। 70 हैं तो बहुत अच्छा, 70 प्लस हैं तो आप लोग एक्सीलेंट हैं। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए सभी बच्चों को, जो सही आंसर मिला सकें, किसी का गलत ना हो, कोई बच्चे डरे ना, क्योंकि आपको 30 प्रश्न, ध्यान रखना आपका 100 प्रश्न दिया गया है,
इसमें से 75 प्रश्न हल करना है, जिसमें से 30 प्रश्न आपका कम से कम सही होना चाहिए। जिस बच्चे का 30 प्रश्न सही है वो पास हो जाएगा, जिससे उसका कम है तो उसको फिर आपको री देना पड़ सकता है। 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा हैं तो फिर फेल हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड हर जगह शेयर कीजिए। जहाँ एग्जाम देने जाते हैं वहाँ भी चैनल के बारे में बताइए, निवेदन है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।